नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा में होने वाले जिस तरीके से लगातार योजनाओं के विकास को लेकर, योजनाएं जिस तरीके से धरातल पर पहुंच रही हैं उसको लेकर जो है हम बात करेंगे, जिसमें एक बड़ी खुशखबरी रोजगार को लेकर है। 7,596 पदों पर सरकारी भर्ती होगी। बता दें कि यह भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के ग्रुप डी के पद के लिए है। इसमें भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसमें पहले वंचित अनुसूचित जाति DSC और अन्य अनुसूचित जाति OSC को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और ऐसे में जो है सरकार के अनुसार अगर बात की जाए तो जिसमें जो है जितने भी पद हैं 1209 उसमें इन्हीं दो जातियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। वहीं इन पदों के लिए सिलेक्शन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है CET के स्कोर को भी जोड़ा जाएगा। और ऐसे में जो है विकास रोजगार को लेकर और दूसरी तरफ अगर बात की जाए विकास को लेकर जो है जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति लगातार जो है MOU साइन किए गए हों या फिर जिस तरीके से विकास की रफ्तार पहले से जो है कई गुना तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो किसान के हित में फैसले, चाहे वो रोजगार के हित में फैसले, चाहे प्रदेश के लिए, और तमाम सारे जो दावे सरकार अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से करती हुई नजर आ रही थी, उसके जो धरातल समीकरण हैं वो किस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो है हरियाणा प्रदेश में जब से चुनाव हुए हैं और तब से लेकर अब तक जो है पर्ची और बिना खर्ची के लिए जिस तरीके से लगातार आवाज बुलंद करते हुए सत्ता पक्ष दिखाई देता है, उसको लेकर भी आज बात करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही, उन्होंने चुनाव से पहले ही बल्कि ये कहा था कि हम जो है शपथ लेते ही जो है रोजगार मुहैया कराएंगे, तो आते ही जो है उन्होंने 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी दिए थे। और ऐसे में इसी मुद्दे को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंच से भी उठाते हुए नजर आए थे। तो अब युवाओं के लिए एक और बड़ी खबर, उसको लेकर जो है जो ग्रुप डी में 7,956 जो पद हैं उनके लिए जो भर्ती निकाली गई है, और किसान, रोजगार और युवाओं के लिए हर क्षेत्र में जिस तरीके से तीव्र गति के साथ में विकास की रफ्तार को आयाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आज खास खबर में हम चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष जिस तरीके से जो है अपने मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र में जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे, चाहे वो लक्ष्मी लाड़ो योजना हो, चाहे वो किसानों के हित में लिए गए फैसले, MSP, तमाम सारे वो चीजें जो कि सरकार अपने दावे ठोकती हुई नजर आती है और ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल निशान खड़े करता हुआ नजर आता है, उसको लेकर भी हम विपक्ष से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रफ्तार को गति मिलती हुई प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही है। और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले जो है शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने संकल्प पत्र की बात की जाती है आपकी तरफ से, तो उसके जो कितने फीसदी दावे हैं जो कि अब धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, सफलता के नए आयाम गढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? को आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, विदेश में हमारा डंका बजा, और जो वक्त संशोधन विधेयक बिल जो कानून बन गया है वो ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया। हर क्षेत्र में हम आर्थिक दृष्टि से, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, हर दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के चेहरे, छत्ती बरादरी के मसीहा, सबको एक साथ लेकर चलने वाले
हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पे चलने वाले। और जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहना मुख्यमंत्री जी का, और जनता का आशीर्वाद देना, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, और दूसरी बार हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, और छोटी सरकार में भी स्पष्ट बहुमत हमारा है, कांग्रेस का तो गुंडा भी नहीं फूका। ये अपने आप में एक सरकार की लोकप्रियता की पहचान होती है। और विपक्ष का जब एमएलए ये कहने लग जाए कि भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना परोपकारी मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया हरियाणा में और ना आएगा। और फिर इनका दूसरी एमएलए इनकी वो शैली चौधरी जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। मैं समझता हूं ये अपना आप में एक मुख्यमंत्री जी का मापदंड होता है, और ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे आशीर्वाद देती रहेगी, और आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता को हम भगवान मानते हैं, और इन कांग्रेस पार्टी वाले जनता को राक्षस बताते हैं। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और फिर कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप देता हूं, बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे भाई, तेरा श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? श्राप उसको दे जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। हरियाणा की जनता तो भगवान है, हम तो भगवान मानते हैं, देवतुल्य मानते हैं। ये जनता आपको क्यों वोट देगी? और इसलिए कांग्रेस का बंटाधार कर दिया जनता ने, और हमारे को आशीर्वाद दिया। मैं फिर आप दोहरा रहा हूँ आपके चैनल पे, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। 30-40 साल बिल्कुल 30-40 साल तक ऐसी है हमारी सरकार चलती है, क्योंकि जनता को हम भगवान मानते हैं। अनेकों विकास कार्य हुए हैं, वो आगे आप डिबेट को आगे बढ़ाओगे जब मैं बताऊंगा। जो आदरणीय मोदी जी की सरकार में करे, आदरणीय डॉक्टर नायब सिंह सरकार में करे। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास में। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, क्या लग रहा है आपको कि जनता को भगवान मानते हैं? रामराज जी शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जनता को जनार्दन मानते हुए आगे बढ़ती है और जनता के हित में लिए गए फैसले जनता तक पहुंचाने का काम करती है, बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी पर्ची खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। और तमाम तरीके से देखिए, पहले भी जो है बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने रोजगार देने की बात कही है, और ऐसे में अब एक बार फिर से ग्रुप डी के जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर रोजगार के अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो विकास जो है दिन प्रतिदिन नए आयाम गढ़ता हुआ प्रदेश के भीतर नजर आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो है विपक्ष क्यों आखिरकार विकास दिखाई नहीं दे रहा, विकास के मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ क्यों नजर आता है? सुनता था पुराना राग, पुरानी ढबली, वही पुरानी बातें, उन बातों से निकल नहीं पा रहे। कितना घमंड है इस आदमी में कि 30-40 सरकार चल रही है, घमंड तो रावण कब नहीं चला भैया। इधर चुप कराओ जी, बीच में फिर शुरू हो गया थे, चुप कराओ बीच में। नहीं, आज अगर से चुप कराओ जी, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा ऐसे, क्योंकि इसको समझते हैं नहीं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोला जी, इनके बारे में। इनको चुप कराओ आप। ठीक है शर्मा जी, उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपके पास जी। देखिए, हवा में तीर छोड़ने को फायदा नहीं। ये पार्टी फेंकू पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। कितनी फेंकते हैं ये आदमी, 30-40 चलेंगे, 30-40 साल शासन करेंगे। शुक्र है 100 साल नहीं बोला, ठीक है ना। ये तो फेंकने माहिर है। इनकी देखिए पर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले 10 साल का जो शासन है एनपीजी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, सिर्फ घोषणा है। राजल को कुछ नहीं जाता। उस समय एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 10 सालों में कहा था मेट्रो फरीदाबाद से आगे जाएगी, गुड़गांव जाएगी, आज तक एक पिल्ला नहीं मरा। और अब तीसरा टर्म से आ गया, तब भी कुछ नहीं हुआ। कोई फरीदाबाद में देखिए, हरियाणा में स्मार्ट सिटी थे, फरीदाबाद से, करनाल से, उन स्मार्ट सिटी से आता हूँ, कोई डेवलपमेंट नीचे मैं तो चल के मेरे साथ चलने मुआवना कर दे, कोई सुधार नहीं हुआ तीसरी बार में। प्रॉपर्टी आईडी का खेल हो, चाहे वैसे आधार कार्ड का मामला हो, सब जगह पब्लिक को धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ घोषणाएं करने में माहिर है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ आपको, घोषणाएं करने में देर नहीं लगती। आज भी देखिए, साल हो जाएगा सरकार को, 2-3 महीने बाद। क्या काम हुआ है साल में बताइए? एक 20-25 हजार की जो भर्ती करी, वो भी कोर्ट के ऑर्डर थे, वो हट गया। उसके बाद 2 लाख कर्मचारी खाली। मतलब क्या करा?
बीच में देखिए क्राइम व्यवस्था का देखिए प्रदेश में कितना बुरा हाल है, उस क्राइम पे कोई संज्ञान नहीं। आज पानी का मैटर चल रहा है, हमने कहा सर तौलिया बैठक बुलाओ, हम सब मिलके पंजाब से बात करेंगे। आज वो पानी का कोई निपटारा नहीं हुआ। देखिए कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही पंजाब में पानी का कोई सेटलमेंट नहीं हुई, और हमने कहा सर तौलिया बैठक बुलाओ, इस मामले में हम सरकार के साथ हैं। सरकार के जहां हरियाणा की इसकी बात है, हम सरकार के साथ हैं। देखिए आज वो बहनों के खाते में पैसे आने थे, वो नहीं आज तक आए। और इन्होंने कहा था स्कूटर गांव की जो लड़कियां जाएंगी इनको स्कूटी देंगे, वो नहीं आए थे। अभी तो संकल्प पर्व में बातें बहुत है, कहां से पूरे करेंगे? सिर्फ अपने मियां मिट्टू बनते हैं, 370 से शुरू होंगे, राम मंदिर पे खत्म करेंगे, ये डिबेट का मैटर है। हरियाणा की कोई चर्चा नहीं। अरे भैया 370 जा लिया, राम मंदिर भी बन लिए, तभी आपको वोट मिले, आप जीत गए। तीसरी बार सरकार जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो विकास तो कीजिए। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। देखिए कोई चीज पे ये कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, महंगाई सस्ती होगी, बताइए क्या सस्ती हुई? कोई सस्ती हुई तो बताइए। आज पेट्रोल डीजल का क्या भाव है? जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में पेट्रोल डीजल में इनकी नेता चूड़ियां बना चूड़ी पेश किया करती थी, मैं चूड़ी दूंगी मनमोहन जी को। आज देखिए 100 रुपए हो रहा है पेट्रोल डीजल, कितना हो रहा है? देखिए महंगाई का बुरा हाल है, और ये सरकार अभी फेल है। ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, इसलिए विकास दिखाई नहीं देता। ये देखिए घोषणा करने माहिर है, एक घोषणा पूरी होती नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं हरियाणा पे, सरकार पे, हरियाणा की जनता पे। अगले दिन दूसरी घोषणा करने शुरू कर देंगे, फिर तीसरी करने, घोषणा करते रहेंगे करते रहेंगे। सुनो, उन घोषणाओं में इनको कुछ नहीं पता कि मैंने पहले घोषणा कौन सी पूरी करनी है, कौन सी नहीं की। अभी मेरे भाई प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि इनके भैया देश तुल्य जनता को राक्षस कहा। अरे भैया वो तो चलो कहा, मैं मान गया उनकी गलती थी। आपके तो सीएम रहते क्या कहा था, एक पंडित कार्यकर्ता में तेरी फरसत से कदम उड़ा दूंगा, क्यों नहीं कोई खिलाफ कराई? हमने तो राक्षस बोला, तो सरेआम धमकी दे रहे हैं। 302 का मुकदमा चलना चाहिए था आपके सीएम पे। एक संवैधानिक पद पे होते रहे, जो बंदा सरेआम कह रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है, कहो तो वीडियो भेजी, तेरी फरसत से कदम काट दूंगा। वो क्या था भैया? ये बेतुके बात करने से कोई लाभ नहीं है हरियाणा की। लेकिन नीरज जी वो कह रहे हैं कि जो काम किए जा रहे हैं उसी का परिणाम है कि जनता जो है बार बार हमें चाह रही है, और उसी का परिणाम है कि युवा हमारे साथ हैं, और उसी वजह से वो कह रहे हैं कि 30-40 साल तक हमारी सरकार रहने वाली है। बोलिए। 2014 में मैं उस बात से सहमत हूँ। जनता ने इन पे विश्वास किया, दिल खोल के इनको जनमत दिया। पहली बार इनकी सीटें अच्छी आई, दूसरी बार 2019 में सिमट गए। ये देखिए कुछ नहीं हुआ, कोलोबेशन की सरकार रही है, 40 सीट पर सिमट गए। आपकी बार क्या है? सिर्फ 1 सीट फालतू है इनकी। देखिए 46 चाहिए और इनकी 47 सीटें थी। क्या जनता ने आशीर्वाद दिया? जनता ने आशीर्वाद तो हमें भी दिया, 37 सीट होगा। अगर हम इतने कमजोर होते तो हम तो 10-12 सीटों में निपटते। आप देखिए इनकी 7 सीटें बनी है तो 7 हमारी बनी है। कुछ सीटें ठीक है हमारी गलती के कारण कुछ सीटें हम हार गए, तो इनका मार्जिन क्या है? वोट परसेंटेज देखिए, सिर्फ 0.5% वोट ज्यादा है इनका। 0.5% से सिर्फ वो सीधे 7 में कन्वर्ट हो गई, ये 47 पे रह गए और हम 37 पहुंच गए। देखिए सिर्फ 1 सीट का मार्जिन है। तो ऐसा नहीं जनता ने हमें पूरी तरह निकाला है, ठीक है हम सफल नहीं हो पाए, कुछ वोट परसेंटेज 0.5 का रह गया, हमारी कुछ आंतरिक गलतियां थी या संगठन की कमी लगा रहा हूं, वो मानता हूं इस बात को, लेकिन ये नहीं कह सकते जनता ने हमें नकार दिया। हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। संगठन पे आते तो संगठन में तो अभी तक ये कहते हैं कि संगठन नहीं बना पा रहे हैं, जो है संगठन क्या पूरी जो विपक्ष है वो खत्म है। ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते थे मोदी जी, और ये सब देखते रह जाएंगे। अभी आप देखना कैसे होगा। और राहुल जी थे हमारे, राहुल जी की हर बात सच निकली है। उन्होंने कहा था जाति जनगणना करानी पड़ेगी, तो कराई ना। पहले इन्होंने मना करते रहे इनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह हम तो नहीं कराएंगे, अब क्यों कराई जी? कृषि कानून के लिए उन्होंने मना करा, आपको यू टर्न मारना पड़ेगा। 1 साल बाद कृषि कानून पर यू टर्न मारा ना मारा। तो देखिए वो दूरदर्शी नेता है, वो जैसा नेता कोई नहीं है। मैं ज्यादा ना बात के हरियाणा की चर्चा करूंगा। हम तो ये चाहते हैं आपने जो संकल्प पे वादे करे हैं ये बताइए, चाहे वो बहनों के खाते में पैसे कमाएंगे, और जो महिलाओं को और स्कूटी को, छात्राओं को स्कूटी मिलनी थी गांव में कॉलेज जाने के लिए, वो स्कूटी कम मिलेगी, उसका क्या पैरामीटर है, आपने क्या किया क्या नहीं, उस बात को जवाब दीजिए। शर्मा जी बताएं क्या पैरामीटर है, किस वजह से जो और कब तक जो है ये नीरज जी जो कह रहे हैं जो महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, स्कूटी को लेकर जिक्र, और चाहे वो एलपीजी गैस को लेकर बात, किस तरीके से क्या रोड मैप, क्या जो है पैरामीटर? शर्मा जी। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, हमारा जो एजेंडा है ना, हमारा एजेंडा है मातृशक्ति, किसान और युवा शक्ति। ये मजबूत होना चाहिए। किसान कल्याण,
नारी सशक्तिकरण और युवा विकास, ये हमारे टॉप एजेंडे। और रही बात युवाओं में, पहले युवाओं में आ जाओ, पहले किसानों पे आओ आप। किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है और 24 से 48 घंटे में, ज्यादा 72 घंटे में उनकी फसल का जो पैसा है उनके खाते में आ रहा है। आज हरियाणा का किसान खुशहाल है। हरियाणा में इसलिए कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। इन्होंने कांग्रेस वाले भड़का देते थे, आप किसान इनकी भड़काई में आते नहीं, क्योंकि इन्होंने देख लिया और इनके प्रवक्ता ने आपके चैनल पे खुद स्वीकार किया था, हाँ ये किसान हमारे कांग्रेसी हैं, मतलब किसान के बेस में कांग्रेसी भेज दिया करता है। तो किसान तो खेत में काम करता है, किसान को इतनी फुर्सत कहाँ है वो रोड पर जाकर बैठेगा। दूसरा, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रही है, आप में गौरव की बात है। और ये आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनका हक नहीं मारूंगा, मैं मेरिट के आधार पर भर्ती करूंगा। और उसका फॉलो, उनका अनुसरण डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, ये अपना आप में गौरव की बात है। और इलेक्शन से पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने वायदा कराया था जब इनकी भर्ती रोको गैंग में 25,000 युवाओं की भर्ती रोक दी थी कि भाइयों मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, क्योंकि पार्टी ने उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। और डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री, आगे यही मुख्यमंत्री रहेंगे और इन्हीं की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा भाई भगवान ने अगर मौका दिया, जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले अपने बेरोजगार भाई बहनों को मैं रोजगार दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा और इनको ड्यूटी, पहले इनको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, उसके बाद में मेरी सरकार और मैं पदभार ग्रहण करेंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी। इससे साफ साफ जाहिर होता है जुबान के धनी है, जो कह दिया सो कह दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को ये बात भी बताना चाहूंगा, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे और लगभग 20-25 संकल्प अपने पूरे भी कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया था, प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक इनके टाइम में आते थे और किसान का जमीन ये सस्ते भाव में हड़प लेते, सेक्शन 4-6 का नोटिस समाते, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़पी, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। ये थी इनकी सरकार। और मेरिट के आधार पर इनका नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी मिलती थी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार ने इस बात को तोड़ा। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची का क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात हमारी सरकार लगा रही है। इनके टाइम में रोहतक से बाहर तो भर्तियां नहीं होती थी। अरे सारी मेरिट है, वो कलोई हल्के में है क्या? कलोई हल्के ये बच्चे पढ़ते हैं और निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? आप ये बताइए। हेलो, हाँ जी, आ रही है। अच्छा दूसरा, आप आ जाओ मातृ शक्ति के ऊपर, महिला शक्ति के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर 33% आरक्षण हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया। 3 तलाक जो हमारी मुस्लिम बहनों को बहुत परेशान करता था, 3 तलाक खत्म किया। और बीमा सखी योजना हम लेके आए, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेके आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेके आए। बहनों के लिए वो कर दिया जो आज तक किसी सरकार ने कराया नहीं। इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? किसका हाथ पकड़ा था? आज युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, किसान है, सब हमारे साथ हैं। क्यों है? क्योंकि ये सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये सबकी सरकार है। इनके टाइम में ऐसे ऐसे काम हुए हैं। ये जो बात कह रहे हैं ना, ये उसकी बात कह रहे हैं। मेरे भाई विकास कार्य रोहतक से बाहर तो है को ना। आप रोहतक से बाहर निकलो, लाखन माजरा से आके हमारा गांव आ जाता, पौड़ी गांव, दिन शुरू हो जाता है। वो तो वहां गड्ढे खोद दिए थे, ऐसे मान रखा है जैसे पाकिस्तान हो। दिन से रोहतक से आके जहां जींद की सीमाएं शुरू होती थी, रोहतक तक तो इन्होंने रोड बना दिया, उससे आगे कुछ नहीं किया।
आप ये विकास कार्य था। आज एमएलए चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके क्षेत्र में समान विकास कार्य हो रहे हैं। आप हर साइड में हमारा आगे बढ़ रहा है हमारा हरियाणा। आप ये देखो बुनियादी ढांचा हमारा कितना मजबूत हुआ है, कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने यूनिवर्सिटीज बने हैं, एयरपोर्ट बना है हमारा। और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दर्शन करने के, अयोध्या धाम के दर्शन करने के लिए पहली फ्लाइट गई थी, उनको तीर्थ यात्रियों को उनको रवाना किया। और हर जगह राम नाम के जयकारे लग रहे हैं, हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं। और आज पाकिस्तान में देख लिया आपने, उनके घर में जाकर दुश्मनों को ठोका है। ये है नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। ये 56 इंच का सीना। और इनके टाइम में आतंकवादियों का महिमा मंडल किया जाता था। प्रधानमंत्री के यहाँ आतंकवादी खाना खाते थे, उनको लंच पर बुलाया जाता है, डिनर पर बुलाया जाता। ये इनकी सरकार थी। जब हमारे सैनिकों के पास में हथियार होते हुए भी वो फायरिंग नहीं कर सकते थे, उनको ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। ये थी इनकी सरकार। धारा 370 किसने लगाई? 35 किसने लगाई? कांग्रेस ने लगाई। पीओ के थाली में परोस के किसने दिया पाकिस्तान को? कांग्रेस ने दिया। ये थी इनकी सरकार। जी बताएं। को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और आप जनता समझ सकी है झूठ का नैरेटिव कैसे फैलाया जाता है कांग्रेस के खिलाफ। मैं 2014 से शुरू होऊंगा। 2014 में सरकार इनकी ऐसे ही अन्ना हजारा गैंग और जिसे आरएसएस का समर्थन प्राप्त था, उन्होंने आपके केजी के अरे चुप हो जाओ भैया। केजी के एक विनोद राय हुआ करते थे, उन्होंने अपने 2G स्पेक्ट्रम पता नहीं दुनिया भर के घोटाले को रोक लगाए और उसका परिणाम क्या हुआ आप देखिए। वो इन्हीं की सरकार, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट बना दी कि कोई केस नहीं बनता और झूठ का नेगेटिव करा कि हम भ्रष्टाचारी हैं। लोकपाल के मुद्दे पे घेरा गया, ना लोकपाल आया, ना कोई दोष साबित हुआ। कांग्रेस कोई भ्रष्टाचार थी, उससे हम पाक साफ हुए। जनता समझ चुकी है। देखिए जनता समझ चुकी है कैसे झूठ पर आते हैं। आज तक इन्होंने इनको चुप कराइए जी, इनको चुप कराइए। देखिए इनको चुप कराइए जी, गौरव जी इनको चुप कराइए। शर्मा जी बोलने दीजिए। ये व्यक्ति सुधर नहीं सकता। ये व्यक्ति सुधर नहीं सकता। ये व्यक्ति सुधर नहीं सकता कभी। नहीं चुप कराइए। देखिए वो घोटाले में बिल्कुल पाक साफ सिद्ध हुए। इन्हीं की सरकार, ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट कर दी और कुछ नहीं हुआ। ये झूठ का नेगेटिव फैलाते हैं। मैं कहता हूँ आज भी आपको चैलेंज करके बोलता हूँ, आप भी आ जा रहे, सुन ले मेरी बात। आज अगर तुम्हें दम हो सुनो, तीसरी बार भी सरकार आपकी है। कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ पर्ची खर्ची का मामला है तो कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई करते? सिर्फ झूठ बोलते हैं, पर्ची खर्ची। शर्म नहीं आती बिल्कुल तुम्हें? अरे सरकार आपकी है, लाओ ना किसी आदमी को, किसी ने पर्ची खर्ची दे। अरे भैया से चुप कराइए। किसी ने कोई प्रदेश सुनो, प्रदेश आपका, सरकार आपकी। अरे प्रदेश आपका, सरकार आपकी, पुलिस आपकी। सर इनको चुप कराइए। ऐसे क्या फायदा गौरव जी? नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आप अपनी बात को रखिए। ये चुप कराइए। ये व्यक्ति ऐसे ही बोलते, मैं फिर मैं सुन लूंगा, बोल नहीं पाएगा। इसे बोलने दो पहले, इसे बोलने दो पहले। बोलने भाई तू बोल ले। उनकी पार्टी का एक्स एमएलए शमशेर गोगी एमएलए कैंडिडेट था। उसे पूछा आपकी सरकार में घोटाले बहुत हुए। उसने कहा अगर बगैर घोटाले में सरकार चलती है क्या? बगैर घोटाले में सरकार चलती है क्या? कोई काम नहीं है। और फिर उसको पूछा गोगी जी अगर दिल्ली के भागवत का टूट गया। समय अनुमति नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो पहले के मुकाबले विकास के जो दावे किए जाते हैं उसको कितनी रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, युवाओं के लिए रोजगार के कितने जो है अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। नमस्कार।